ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे बिहार की, जहां तेजस्वी यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आते जाते रहती है, हम भी आए और चले गए, लेकिन जिस तरीके से अब परिस्थिति बनी हुई है, हम कब आ जाएं कहा नहीं जा सकता है। प्रशासन को किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। और ये तेजस्वी यादव ने क्यों कहा? दरअसल वो छपरा में चुनावी हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए गए थे और इस दौरान तेजस्वी यादव ने यह कहा कि समय पर हिसाब किया जाएगा। अब तेजस्वी यादव किसे धमका रहे हैं, तेजस्वी यादव प्रशासन को ये नसीहत क्यों दे रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। हमारे एसपी साहब से भी बात हुई और हम चाहते हैं कि भाई लोगों को न्याय मिले, जो कानून जो है अपना काम करे, लेकिन निष्ठापूर्वक जो है जांच होनी चाहिए और जो अपराधी छवि के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि माहौल देखिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो माहौल बिगड़ता चला जाएगा। और हम लोग भी जो घटना यहाँ उस दिन जो हुआ, इसका भी हम लोग हिसाब लेंगे समय पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिसाब नहीं लेंगे। जो पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, तो हम लोग भी हिसाब लेंगे। हम लोग थोड़ी चुप बैठने वाले, समय आने दीजिए। तो समय आने दीजिए, हम भी हिसाब लेंगे। अब संगीत जी, किस लहजे में वो हिसाब लेना चाहते हैं, कौन सा हिसाब लेना चाहते हैं? छपरा में चुनावी हिंसा में हमने देखा लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। ऐसे में किस हिसाब की चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव? अब देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी के हिसाब का मतलब तो है टिट फॉर टैट और आइज फॉर आइज, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस में वो विश्वास करते हैं। और आपने देखा होगा कि चुनाव के दरमियान, जिस दिन पटना में चुनाव था, उसके शाम में आपने एक खबर चलाई होगी कि रामकृपाल यादव का जो कारवां आ रहा था, उस पर जो है वो गोलियां चला दी गई थी। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, बहुत छोटा मोटा घायल कोई एक व्यक्ति हुआ था। लेकिन बिहार में यदि आरजेडी कहते हैं कि हम भी देखेंगे, देखने का मतलब होता है कि फिर हम हिंसा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे लगता है कि राजनीति की ये भाषा नहीं होनी चाहिए और चुनाव में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष के तरफ से क्यों नहीं किया गया हो। चाहे यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया हो गया, जेडीयू के द्वारा किया गया हो, दोनों घृणित हैं, दोनों नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल एक न्याय जो है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन आरजेडी के सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा जाना कि हम भी देखेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा, ये किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती है, कतई भाषा नहीं हो सकती है। और ये राजनीतिक भाषा तो है ही नहीं। यदि आपको यदि बोलना था तो आप ये कहते कि मुख्यमंत्री को जांच करानी चाहिए, दोषियों को जल्दी न्याय दिलानी चाहिए। यदि आप नहीं न्याय दिलवाते हैं तो हम आपके यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, हम इसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे, हम आपके खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ये कहना कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, इस ढंग की भाषा करना मुझे लगता है बहुत गलत है। इंसाफ नहीं मिलेगा तो माहौल बिगड़ता जाएगा। समीर जी, ये भी तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। और गाहे बगाहे प्रशासन पर, अधिकारियों पर भी टिप्पणी करने से वो नहीं चूकते हैं। वो याद दिलाते हैं अपना शासनकाल भी और फिर कहते हैं कि कब हम लोग वापस सत्ता में आ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। अधिकारी तो आप ही रहिएगा, सरकार में हो सकता है हम आ जाएं। देखिए, जब से चुनाव परिणाम आया है लोकसभा चुनाव का, और बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसके बाद से तेजस्वी यादव परेशान भी है और गुस्से में भी है। उन्हें लग रहा था कि इस बार वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सिर्फ 4 सीटों पर आकर वो टिक गए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, वहां यादव उनके साथ जुड़ा रहा, मुसलमान उनको वोट करके चला जाता है। कांग्रेस साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा होता है, लेकिन बिहार में बहुत बेहतर नहीं कर पाए। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उनकी दोनों बहनें, सारण से भी आचार्य जीतेगी और पाटलिपुत्र से मीसा भारती जीतेगी। हालांकि मीसा भारती इस बार 2 चुनाव लगातार हारी, 2014 और 19 का, लेकिन इस बार चुनाव वहां से वो जीत गई है। तो घर के अंदर आधी खुशी आधी गम है कि एक बहन चुनाव हारी, एक बहन चुनाव जीत गई है। मुझे लगता है कि वो सारण से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन पूरे बिहार के अंदर जिस तरीके से तेजस्वी यादव का प्रदर्शन रहा है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें लग रहा था कि चाचा
नीतीश कुमार का बड़ा वोट बैंक उनके पास शिफ्ट होने वाला है और इस बार वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार के अंदर उभरेंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का प्रदर्शन रहा है, अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं यही नीतीश कुमार का प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अगले साल बिहार के अंदर चुनाव में, अगर यही जो प्रदर्शन अभी लोकसभा चुनाव में बिहार में हुआ है, अगर यही प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में करते हैं तो जो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वह सपना का सपना रहेगा। 5 साल और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार बना लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अपने प्रदर्शन से वो परेशान है और वो बताना चाहते हैं कि अभी तेजस्वी यादव राजनीति में है और वो किसी भी तरीके से माहौल, चाहे वो धमकी देकर हो, चाहे वहां का सांप्रदायिक माहौल खराब करके हो, चाहे नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह लगाकर हो, चाहे वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की बात करके हो, तेजस्वी यादव बताना चाहते हैं कि भविष्य तेजस्वी यादव बिहार के बनने वाले और वो माहौल खराब कर मुझे लग रहा है अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी पुख्ता करना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, सब जान रहे हैं कि बयान गलत है और इस तरीके का बयान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या ये बात तेजस्वी यादव नहीं जानते होंगे? उसके बावजूद ऐसे बयान क्यों देते हैं नेता? देखिए, मुझे लगता है कि अब इस तरह के बयान आपको लगातार सुनाई देते रहेंगे। तेजस्वी यादव या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव या राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी, उनको यह लगता है कि हमारे इन बयानों से हमारा कार्यकर्ता थोड़ा उत्साहित होता है। उनको लगता है कि चूंकि लंबे समय से हम सत्ता से बाहर हो गए, 10 साल हो गए केंद्र की सत्ता में नहीं है, बिहार की सत्ता में भी भले बीच में नीतीश कुमार की पलटी की वजह से थोड़े दिन के लिए आए, लेकिन मोटा मोटा वहां भी 2005 के बाद से सत्ता में नहीं। इतने लंबे समय तक अगर कोई एक पार्टी लगातार सत्ता से बाहर रहती है, उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना, थोड़ा जिसको कहे ना कि वो थाने जा सकें, वो एसपी के ऑफिस जा सकें, वो अपने लोगों को लेकर लड़ सके, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में ये बयान कोई चौंकाने वाला नहीं है, बहुत स्वाभाविक सा बयान है। लेकिन रोहिणी आचार्य की हार पूरा लालू यादव परिवार पचा नहीं पा रहा है। असली मुश्किल वहां है। भले मीसा भारती जीत गई रामकृपाल यादव से, लेकिन जो सारण से राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य को हराया और ये लोग लगातार कहते रहे कि इस बार राजीव प्रताप रूडी यहां से जाने वाले हैं, हम देख लेंगे, लेकिन फिर से सांसद के तौर पर राजीव प्रताप रूडी चुनकर आए हैं। ये उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने नई वाली पलटी मारी है, उसने और बेचैन कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये बयान तो आते रहेंगे, देना नहीं चाहिए, यह आदर्श स्थिति है। बीच में तेजस्वी की छवि बहुत अच्छी हो रही थी, उस छवि के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उनका जो अपना समर्थक है, जो उत्साही थोड़ा उग्र वाला समर्थक है, वो सोशल मीडिया से लेकर इस तरह की बयानबाजी को अच्छा मानता है, उसको लगता है कि ये जरूरी है और इसीलिए तेजस्वी यादव उस फीडबैक के आधार पर ये बयान दे रहे हैं। इसी तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी करते हैं। ये चुनावों की तैयारी हो रही है और चुनावों की तैयारी सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि हरियाणा में भी हो रही है। हरियाणा में इलेक्शन अपकमिंग है और बीजेपी ने रोहतक से चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी में सम्मान समारोह रखा गया। सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत जीते सभी सांसदों ने इसमें शिरकत की। रोहतक को हुड्डा फैमिली का गढ़ माना जाता है, ऐसे में बीजेपी रोहतक में इस मीटिंग के जरिए अपनी ताकत दिखा रही है। बीजेपी का लोकसभा में प्रदर्शन इस बार पहले जैसा नहीं था। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई थी। ऐसे में अब बीजेपी ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का कैडर स्ट्रांग हो जाए और इसलिए उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जहां कांग्रेस मजबूत नजर आती है। राहुल जी, हरियाणा को किसी भी सूरत हाल में बीजेपी अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। लोकसभा में जैसा प्रदर्शन किया उससे चिंताएं बढ़ गई हैं और उस पर काम करना बीजेपी ने कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। देखिए, करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जो बीजेपी ने एक राजनीति शुरू की थी, गैर जाट राजनीति, जो कि हरियाणा में, जिसके कारण उनको बहुत सफलता भी मिली थी, इस बार उस राजनीति ने उनको वो परिणाम नहीं दिए हैं। और ये माना जाता है कि कांग्रेस में अगर उस तरह की गुटबाजी नहीं होती, हुड्डा और जो बाकी लोग हैं, शैलजा हैं, उनके गुटों में अगर बहुत ज़्यादा गुटबाजी नहीं होती तो परिणाम उससे भी ज़्यादा खराब होते। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग आसपास 3% वोट का अंतर रह गया, 3% से भी कम वोट का अंतर रह गया। तो ये साफ होता है कि कांग्रेस वहां पे बड़ी स्ट्रांग होकर उभरी है। और अगर आप वेरियस सीटों पे अगर जो जीत का अंतर भी देखेंगे, वो भी काफी कम रहा है। तो ऐसे में जो है ये चुनौती है बीजेपी के लिए कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह से जो है वो कांग्रेस का मुकाबला करेगी। और एक अपॉर्चुनिटी जरूर बीजेपी के पास है कि वो कांग्रेस वहां पे डिवाइडेड हाउस जैसी दिखाई देती है
और वहां पर यह भी दिखाई देता है कि जो दोनों गुट आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हुड्डा का गुट हो, शैलजा का गुट हो, ये आपस में झगड़ा जो है ये कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या उसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी, ये देखना होगा। अब देखिए, जहां हुड्डा फैमिली स्ट्रांग है वहां पर शक्ति प्रदर्शन संगीत जी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। क्या इस ताकत से कोई मैसेज वोटर को देने में सफल हो पाएंगी बीजेपी? देखिए, इस प्रकार का मैसेज देते रहना चाहिए, राजनीति में बहुत प्रासंगिक रहता है। लेकिन अब सामाजिक समीकरण को आप किस प्रकार से हरियाणा में साधते हैं, आपका नैरेटिव क्या होता है, जो जाट वोट है जो पूरी तरीके से छिटक गया है, जाट नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स में एक बाइनरी में डिवाइड हो गया है हरियाणा की पॉलिटिक्स, उसमें भी जाट वोट किस तरीके से आप तो थोड़ा यदि उसमें यदि क्रैक आता है, यदि ब्रेक करते हैं उसको और आप अपने पास ला करके खड़ा करते हैं, तब मुझे लगता है कि परिणाम एक अलग होगा। लेकिन अभी तो जो स्थिति लग रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके जो जिस प्रकार का हरियाणा में धक्का लगा है चुनाव में, कम से कम ये मान करके चल रहे थे कि पूरा परिणाम यदि 2019 नहीं दोहराया जाएगा तो कम से कम 7-8 सीटें 9 सीटें जरूर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, वो नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जो मोराल है वो काडर का नीचे कम आया है। अब ऐसे में यदि इस प्रकार के यदि केंद्रीय पदाधिकारी जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंतःकलह हैं उसको भी ठीक करें, संगठन को टोन अप करवाने की उन पर जिम्मेदारी होगी और अच्छे कैंडिडेट का चुनाव। इस पूरे चुनाव का एक मैसेज बहुत साफ आया है कि आप खेमेबंदी के आधार पर यदि कैंडिडेट का चयन करेंगे, जिसके लिए जाना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा कठोर निर्णय लेती है और इस खेमे का है उस खेमे का है, इससे कोई फर्क नहीं है, विनेबिलिटी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक खेमेबंदी तब शुरू होती है जब आपको लगता है कि जीत बड़ा आसान है, तब खेमे लगता है कि हमारे लोग होने चाहिए वहां पर। फिर होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ना होकर के हमारे अपने लोग वहां पर हैं, हमारे विश्वस्त, हमारे प्रति लॉयल हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लॉयल हो या न हो वो सेकेंडरी बात हो जाती है। इन चीजों से यदि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी जो हैं इस समस्या से निजात पाने में सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव भी उनके लिए बेहतर होगा। समस्या क्या है हर्षवर्धन जी, और क्या उसका उपाय बीजेपी हरियाणा में ढूंढने में कामयाब हो पा रही है? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा 17 जून को जो संगठनात्मक नियुक्ति कहकर किया गया है और जिसके लिए अभी आपने कहा ना कि धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा के प्रभारी हैं, अब सोचिए जरा इस समय में जब अभी हम इसी कहानी कुर्सी की में थोड़ी देर पहले उनकी शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव होंगे तो शिक्षा मंत्री जी वहां हैं क्योंकि वो प्रभारी बनाए गए। उनके साथ विप्लव देव, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, सांसद हैं, वो प्रभारी बनाए गए। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर 17 जून को संगठनात्मक नियुक्ति हुई थी। महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए, दोनों मंत्री, और दोनों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, इनके पास अपने काम हैं, बढ़िया लोग हैं, काम अच्छा करते हैं, लेकिन मंत्री हैं। झारखंड में शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, एक मंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, अपना राज्य छोड़कर वहां आएगा। जम्मू कश्मीर में जी किशन रेड्डी, वो प्रभारी बनाए गए। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को संगठन और सरकार का अंतर करना सीखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी 3.0 का जो सरकार का मंत्री है वो संगठन का प्रभारी नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी ये कहती है अपने आप को, संगठन के इतने बड़े बड़े नेता कहते हैं, और उसके पास इतने बड़े 10 नेता नहीं है कि जहां चुनाव होने वाले हैं वहां वो प्रभारी बना सके। इनके पास महासचिव नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, सचिव नहीं है। और संगठन के तौर पर अगर आप चुनाव प्रभारी के तौर पर लोगों को, नेताओं को नहीं भेज पाएंगे, सरकार से ही निकाल कर भेजना है, तो ना आप सरकार का भला कर रहे हैं ना संगठन का भला कर रहे हैं। असली मुश्किल वहां है जिसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी में शायद ध्यान नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा तो मुश्किलें बढ़ने वाली। अब देखिए, हरियाणा में चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र ने भी इस बार चिंता बढ़ा दी है। इस बार वर्ली सीट का जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। दरअसल आदित्य ठाकरे के एक बयान के बाद से एमएनएस आक्रामक हो गई है। आदित्य ठाकरे ने बयान दिया है कि राज ठाकरे उनसे डरते हैं और ये डर अच्छा है।
आदित्य के बयान के बाद एमएनएस ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है और आदित्य ठाकरे को वर्ली सीट से हराने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी लगातार वर्ली में संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए जो लड़ाई है वो कई सीटों पर दिलचस्प है समीर जी, और इसी दिशा में वर्ली की सीट चैलेंज दिया है आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे को। देखिए, मैं मानता हूं कि सिर्फ वर्ली की सीट ने अगर आप देखोगे तो विधानसभा की 288 सीटें और इस बार 228 सीटों पे बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से गठबंधन चुनाव लड़ने वाले हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा गठबंधन पहले कभी नहीं हुआ था जो इस बार महाराष्ट्र की जनता देखने वाली है। देखिए, वर्ली सीट का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चुनौती आदित्य ठाकरे को नहीं रहेगी। राज ठाकरे कितनी भी कोशिश कर ले, आदित्य ठाकरे के अलावा वहां शिवसेना का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है और शिवसेना की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। जिस तरीके से वो चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करते हैं, फिर अब वो विधानसभा चुनाव के लिए कहते हैं कि मुझे 20 से 25 सीट दे दी जाए, उसके पहले वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार महाराष्ट्र में बोलते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे की विश्वसनीयता वो नहीं रही कि वो चुनाव पर अपने बेटे को उतारकर आदित्य ठाकरे के लिए कोई चुनौती दे सके या किसी कैंडिडेट को उतारकर दे सके। राज ठाकरे का समर्थन तो इस लोकसभा चुनाव के अंदर भी एनडीए के साथ था। क्या राज ठाकरे के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी का कोई भला हुआ है? मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे फूका हुआ कारतूस से उन्हें लेने से कोई भला नहीं होने वाला। वर्ली सीट जो है वो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के परिवार की है, वहां से आदित्य ठाकरे की जीत सुनिश्चित है। कोई कैंपेन भी नहीं करने गए राज ठाकरे कैंपेन भी नहीं किया। ऐसा कोई चैलेंज वहां पे नहीं होगा, वो आराम से सीट निकालेंगे। वहां पर बहुत स्ट्रांग होल्ड है वहां पर शिवसेना। जो असली बात है जिसको कहना चाहिए, राज ठाकरे समर्थन देते हैं, राज ठाकरे अचानक आ जाते हैं, राज ठाकरे अचानक सवाल पूछने लगते हैं। महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? पार्टी के तौर पर अपनी कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों का कोई भला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा वर्ग होगा जो बाला साहब ठाकरे की विरासत की वजह से कभी उद्धव जी में, कभी राज जी में, कभी किसी में देखेगा, लेकिन वो फिर वही शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उनकी जब राजनीति बंद हो जाती है तो किसी एक ठेले वाले को, किसी के रेहड़ी वाली को, किसी दूध बेचने वाले को, किसी उत्तर भारतीय को पकड़ के पीट देते हैं कि तुमको मराठी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति अब राजनीति में आगे नहीं जा सकता है। राज ठाकरे के सलाहकारों को उनको ये बात अच्छे से समझानी चाहिए। समझ लेंगे तो हो सकता है कि आदित्य ठाकरे से लड़ने लायक रहें, नहीं तो उद्धव से तो नहीं लड़ पाए, आदित्य से भी नहीं लड़ पाएंगे, हो सकता है उसके बाद भी नहीं लड़ पाए। अच्छे परिवार वाली फाइट राहुल जी महाराष्ट्र में इस बार कई सीटों पर देखने को मिलेगी। सिर्फ राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे नहीं होगा, चाचा भतीजे की एक फाइट शरद पवार अजीत पवार के बीच में भी देखने को मिलेगी। ये पहले तो ये देखिए ये फाइट होगी कि अब अजीत पवार जो हैं वो बीजेपी में के साथ उनके संबंध कैसे, कितने दिन रहते हैं नहीं संबंध, मैंने तभी अभी आगे उसको क्वालिफाई नहीं किया। संबंध कैसे रहते हैं, क्या बीजेपी उनको लायबिलिटी मानती है, क्या बीजेपी उनको साथ लेके आगे चलती है? अभी तक तो बीजेपी ने ये कहा कि हमारा जो ये जो कॉम्बिनेशन है ये ऐसे ही रहेगा, तो इसी तरह से हो जाएंगी। और इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में कैसा होगा? जिस तरह से एनसीपी शरद पवार जो है एम्बोल्डन है, उनको जितनी सीटें मिली है, जिस तरह से कांग्रेस जो है उसका बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा में रहा है, खुद उद्धव ठाकरे गुट का प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो ऐसे में उनके ये भी बात हो रही होगी कि बहुत सारे लोग जो दूसरे गुट हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे के गुट है या फिर अजीत पवार का गुट है, उससे कहीं ना कहीं शरद पवार के पास या फिर उद्धव ठाकरे के पास आने की कोशिश कर रहे होंगे। ये भी विधानसभा चुनाव में आपको उससे पहले दिखाई देगा। और इस तरह से जब वहां वापस नेता जो है उद्धव ठाकरे के पास या फिर शरद पवार के पास जाएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा सीटों पे, उससे क्या जो एनडीए का गठबंधन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। कुल मिलाकर जैसे लोकसभा चुनाव पर सभी की निगाहें थी महाराष्ट्र के, ऐसे विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी की निगाहें, कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कौन लाया, किसने छात्रों को आंसर रटवाया, पेपर लीक विवाद का विटनेस ने क्या खुलासा किया है, देखिए दोपहर 3 बजे राजधर्म में।